नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गोला बारूद पार्ट 9। दोनों हेडलाइट के तीव्र प्रकाश में भूखे शेरों की भांति चमक रहे थे। देवराज चौहान और खुराना 2 कदम के फासले पर आमने सामने आकर रुक गए। गनों को थामे 8 कमांडोज बेहद सावधान और खतरनाक मुद्रा में नजर आ रहे थे। तुम्हारी इस हरकत का मतलब मेरी समझ में नहीं आया खुराना, देवराज चौहान गुर्राया। मैं तो नौकर आदमी हूँ, खुराना ने बेहद सादगी से कहा। सीधा बोल। मैं तो शुरू से ही तुम्हारे पीछे था देवराज चौहान, खुराना हौले से हंसा। भला 70 करोड़ के सोने की तलाश को तुम पर छोड़कर डाबर वागले आंखें मूंदकर कैसे बैठ सकते थे? ओह, वह मंदिर तो कब का हमारे घेरे में था। कई घंटों से हम वहां पर थे, परंतु हम बिल्लियों और बंदर की लड़ाई का अंजाम देखना चाहते थे। तुम तो वास्तव में करामाती इंसान हो जो इतनों के बीच में से सोना ले उड़े। मानना पड़ेगा, अंडरवर्ल्ड में यूं ही तुम्हारा नाम नहीं लिया जाता। देवराज चौहान खूनी निगाहों से खुराना को देखता रहा। कविता देसाई बच निकली तुम्हारे हाथों से, लेकिन वह हमारे हाथों से दूर नहीं थी, परंतु हमने उसे कुछ भी नहीं कहा। जल्दी क्या है, उसकी जान तो हम कभी भी ले सकते हैं, खुराना बेहद सामान्य स्वर में कह रहा था। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कविता देसाई, शिखा मेहता और पुजारी सिकंदरानाथ तीनों आपस में मिल चुके हैं और कार पर तुम्हारी वैन के पीछे हैं, इस घात में कि तुमसे सोना छीन सके। इस पर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। जल्दी क्या है, उनसे तो कभी भी निपटा जा सकता है। पहले सोने वाला काम तो निपटा लिया जाए, जिसके पीछे सब भूखे कुत्तों की तरह पड़े हैं। देवराज चौहान की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। पठानिया और दौलत राम तो अपने अंजाम तक पहुंच ही गए। क्या शानदार मौत मिली उन्हें। ग्रेनेड ने उनके शरीरों के चीथड़े चीथड़े कर दिए। ऐसी बढ़िया मौत तो उन्हें मैं भी न दे पाता, खुराना हंसा। देवराज चौहान के होठों से हल्की सी गुर्राहट निकली। तो मेरे पीछे लगे रहकर सब नज़ारा देखा तुमने? हाँ, तुम्हारे पीछे पीछे तो हम मंदिर तक पहुंचे थे। मैं चाहता तो वहीं सोने पर अपना कब्जा कर लेता, लेकिन मैं मौत का खेल देखने का ख्वाहिशमंद था, इसलिए तमाशा देखता रहा। अच्छा लगा, मजा आया। ऐसे खेल तो कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। देवराज चौहान बेहद खतरनाक ढंग से खुराना को देखता रहा। वहां मौजूद 8 गनें उसे रोकी हुई थी, नहीं तो अब तक वह खुराना को सड़क के किनारे डाल चुका होता। मेरा रास्ता रोकने का मतलब? देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में पूछा। नहीं समझे? खुराना हंसा। सब कुछ समझ रहा हूं, लेकिन सुनना तुम्हारे मुंह से चाहता हूं खुराना। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। खुराना का लहजा सर्द हो गया। जाओ, आराम करो। वैन को और उसमें पड़े सोने को मैं मंजिल तक पहुंचा दूंगा। देवराज चौहान की आंखें धधक उठी। अभी तो मेरा काम शुरू हुआ है खुराना। वह कैसे? सोना हासिल करने से ज्यादा खतरनाक काम डाबर वागले सी जगमोहन को वापस पाना है। खुराना शांत भाव से मुस्कुराया। यह तुम जानो और वागले डाबर। वैसे मैं उनसे कह दूंगा कि सोना तुमने भिजवाया है और बदले में जगमोहन को छोड़ने को कह रहे थे। तुम क्यों कष्ट करते हो? मैं खुद अपना काम निपटा लूंगा खुराना। नहीं देवराज चौहान, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जब मालिकों का माल मेरे सामने हो तो उसे मालिकों तक पहुंचाना मेरा काम है। मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दो। तुम मेरे रास्ते में आकर अपनी ड्यूटी पूरी करने की चेष्टा कर रहे हो। कुछ भी कहो। देवराज चौहान एकाएक वहशी सा नजर आने लगा। मेरे रास्ते में मत आओ खुराना, अभी मेरा काम बाकी है। जब तक जगमोहन मुझे वापस नहीं मिल जाता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और तुम सोना ले गए तो शायद जगमोहन मेरे हाथों से दूर हो जाए। बेकार की बातें मत करो। शराफत से वैन मेरे हवाले कर दो, बाद में डाबर वागले से बात कर लेना। तुझे मेरा जरा भी डर नहीं खुराना? देवराज चौहान की आवाज में मौत के भाव झलक उठे। खुराना ने देवराज चौहान को आंखों में झांका। है, इतना तो मुझे मालूम है कि इस समय मैं किस हस्ती से बात कर रहा हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि अगर तुम गनों से न घिरे होते तो अब तक बहुत कुछ कर दिया होता तुमने। मैं तुमसे हद से ज्यादा सावधान हूँ, तुम्हें कम नहीं समझ रहा। खुराना का स्वर शांत था, परंतु बाकी बातें एक तरफ और यह बात एक तरफ कि सोने से भरी वैन को मैं ही डाबर वागले के पास ले जाऊंगा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। अगर तुम भी साथ चलना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, खुराना बोला।
देवराज चौहान के होठों पर मौत से भरी मुस्कान उभरी। मौत को दावत दे रहे हो खुराना? खुराना खामोश रहा। डाबर वागले के पास सोना और मैं पहुंच गया तो फिर वे मुझे जिंदा रखकर अपने लिए खतरा मोल क्यों लेंगे? सोना वे बाद में देखेंगे, पहले मुझे शूट करके अपने भविष्य का खतरा समाप्त करेंगे। जगमोहन की वापसी का सौदा तो मुझे उन दोनों से दूर रहकर करना है, तभी मामला जमेगा। इस बारे में मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता कि वे दोनों ऐसा होने पर तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं। खुराना ने देवराज की आंखों में झांका। अपने साथियों को बाहर निकालो, मैं वैन को ले जा रहा हूँ। देवराज चौहान की आंखों में मौत के सद्भाव उभरे। ऐसा मत करो खुराना, मैं इस बात से पीछे नहीं हट सकता। अपने साथियों को बाहर निकालो। देवराज चौहान ने खुराना के 8 कमांडोज पर निगाह मारी। ऐसा करके तुम मुझसे जाति तौर पर दुश्मनी मोल ले रहे हो खुराना? जो मैंने कहा है सिर्फ उस पर गौर करो। अपने साथियों को बाहर आने को कहो, मैं वैन को ले जाना चाहता हूँ, और अगर मेरी बात मानने का तुम्हारा इरादा ना हो तो मैं अपने आदमियों को आदेश दूँ। स्पष्ट धमकी थी और खुराना इस समय धमकी देने की स्थिति में भी था। देवराज चौहान इस बात को महसूस कर चुका था कि खुराना जो चाहता है वह पूरा करके अवश्य रहेगा, और वह उसकी बात मानने पर मजबूर था, क्योंकि 8 गनों के घेरे में था। खुराना का पलड़ा भारी था। देवराज चौहान की सुलगती निगाह खुराना पर टिकी थी। ठीक खुराना, आज तेरी बात रही। मेहरबानी। खुराना का स्वर शांत था। दिन निकलने के पश्चात डाबर वागरे को फोन कर लेना। देवराज चौहान के दांत भिजे हुए थे। उसके रोम रोम में खूंखारता भर आई थी। वैन में 70 करोड़ का सोना है, देवराज चौहान बोला। मालूम है मुझे, और डाबर वागले के हवाले मुझे 50 करोड़ का सोना करना है। इसमें 20 करोड़ का सोना मेरा है, इसलिए वैन से 20 का सोना मुझे निकाल लेने दो। यह मुझे नहीं मालूम। 20-50 वाला हिसाब मैं नहीं जानता। मैं पूरी वैन ले जा रहा हूँ। जो भी हिसाब करना हो डाबर वागले से कर लेना, खुराना ने सख्त और स्पष्ट कहा। खुराना, देवराज चौहान दांत भींचकर गुर्राया। हर बात तेरी नहीं चलने वाली। खुराना की आंखों में सख्ती उभरी। इस समय हर बात मेरी चलेगी। तुम कुछ करने की कोशिश करना चाहो तो कर लो। दोनों एक दूसरे की आंखों में वहशी अंदाज में देखते रहे। आखिरी बार कह रहा हूं देवराज चौहान, अपने साथियों को बाहर आने को कहो। खुराना की आवाज में निर्णायक भाव थे। वह अब बात को लंबा खींचने के मूड में नहीं था। देवराज चौहान ने हवा के रुख के साथ चलने का अंदाज अपनाया। हाथ के इशारे से उसने जयंत कुमार और शंकर नाग को बाहर आने को कहा। अगले ही पल वैन की दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और जयंत व शंकर नाग बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़े। मौत का सन्नाटा वहां छा चुका था। खुराना होठ पीछे सख्त सतर्क निगाहें चारों ओर घुमा रहा था। तुम तीनों सड़क के किनारे पर जाकर खड़े हो जाओ, खुराना पुनः बोला। देवराज चौहान ने खूनी निगाहों से उसे देखा। ठीक खुराना, यह भी रहा। देवराज चौहान का स्वर उबल रहा था। खुराना ने देवराज चौहान को देखा, कहा कुछ नहीं। देवराज चौहान जयंत और शंकर नाग को लिए सड़क के किनारे की तरफ जाकर खड़ा हो गया। जयंत कुमार और शंकर हक्के बक्के से थे। यह क्या हो रहा है? वह वैन? खुराना के कदम मैटाडोर वैन की तरफ बढ़ रहे थे। वह वैन ले जा रहा है? जयंत ने जल्दी से कहा। कौन है यह? खुराना, डाबर वागले का कमांडो। वह सोने से भरी वैन को ले जा रहा है देवराज चौहान। उसमें 70 करोड़ का सोना है, शंकर नाग ने व्याकुल स्वर में कहा और देवराज चौहान को देखा। हाँ, देवराज चौहान ने ठंडे स्वर में कहा, और वह वैन ले जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते। उनके पास गने हैं। कुछ भी करने की चेष्टा की तो सोने के साथ जान भी जाएगी। फिर कोई कुछ नहीं बोला। उनके देखते ही देखते खुराना वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठा। वैन स्टार्ट की और उनके देखते ही देखते वैन आगे बढ़ती चली गई। हाथ में गने लिए गनमैन वहां खड़ी दोनों कारों में बैठे और दोनों कारें आगे जा रही वैन के पीछे पीछे रवाना हो गई। शंकर नाग और जयंत हक्के बक्के से खड़े रह गए। देवराज चौहान के चेहरे पर भूकंप के चिन्ह थे। खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा, शंकर नाग ने दांत पीसकर कहा। अब क्या करना है? क्या होगा? जयंत के होठों से निकला। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। आंखों में मौत से भरे अंगारे दहक रहे थे। कविता देसाई, शिखा मेहता और सिकंदरा नाथ ने दूर से ही सब कुछ देखा। कार में बैठे बैठे ही सब कुछ देखा। खुराना वाली दोनों कारें उन्हें पार करके ही आगे गई थी। खुराना को उन्होंने फौरन पहचाना।
खुराना की वहां पर मौजूदगी पाकर कविता भी सन्न रह गई थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि खुराना कितना बड़ा दरिंदा है। उसका मुकाबला करना आसान नहीं। वह जुदा बात थी कि देवराज चौहान खुराना को तोड़ फोड़ कर फेंक सकता था, परंतु 8 गनों के घेरे में देवराज चौहान भी बेबस होकर रह गया था। शिखा भी खुराना को देखकर स्तब्ध थी। पूछने पर सिकंदरानाथ को मोटे तौर पर बता दिया गया था। फिर तो भारी गड़बड़ हो गई। सिकंदरानाथ के होठों से निकला, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और यह जिसे तुम खुराना कह रही हो सोनी पर अपना कब्जा कर लेगा। ऐसा ही एहसास कविता और शिखा को भी हो रहा था। तुम्हारा ख्याल है देवराज चौहान खुराना से टकराएगा? कविता ने पूछा। ऐसा करेगा तो बेवकूफ़ी करेगा, गनों से मुकाबला नहीं कर पाएगा वह। मेरा भी यही ख्याल है। तो इसका मतलब खुराना सोना ले जाएगा? जाहिर है। कविता देसाई के होठ भींच गए। यानी कि सोना हमारे हाथ से गया? गनों के होते हुए हम भी सोने पर कब्जा नहीं कर सकते। शिखा कुछ नहीं बोली। खुराना यह सब अपने लिए कर रहा है या डाबर बागरे के लिए? कविता ने पुनः कहा। कह नहीं सकती। 70 करोड़ का मामला है, कुछ भी हो सकता है। सबके चेहरों पर व्याकुलता और क्रोध उभरा पड़ा था। सोना शायद हाथ से निकल जाए। सिकंदरानाथ बोला। हमें कोशिश करनी चाहिए। कैसी कोशिश? वे 8 गनमैन सामने हैं, हम घात लगाकर उनका निशाना ले सकते हैं। सिकंदरानाथ क्रूरता भरे स्वर में कह उठा। हम तीनों रिवॉल्वरों सहित अंधेरे में आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लें तो हम 2-2 गनमैनों को शूट कर सकते हैं, उन्हें बिना मौका दिए। यानी कि 6 खत्म, बाकी के 2 भी नहीं बचेंगे। या तो उन्हें हम खत्म कर देंगे, नहीं तो देवराज चौहान या उसके साथी। ऐसे में खुराना कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेगा, वह भी मरेगा। कविता के चेहरे पर वैसी मुस्कान उभरी। सिकंदरानाथ, तूने जो बातों बातों में कितनी आसानी से सबको खत्म कर दिया, अगर तेरा दिमाग इसी तरह चलता रहता तो तू सारी दुनिया को ही फतेह कर लेगा। मजाक नहीं। मैं सिकंदरानाथ ने कुछ कहना चाहा। चुपचाप बैठा रह। कविता एकाएक गुर्राई। क्या? सिकंदरानाथ के दांत पिच गए। अपना हिसाब अपने पास रख। ये खुराना के कमांडो हैं, गली के बदमाश नहीं। और तू अभी खुराना के कमांडोज को नहीं जानता। ये ऐसे है कि गोली खाकर भी नहीं मरते। गोली खाकर भी नहीं मरते? सिकंदरानाथ की आवाज़ में कड़वापन आ गया। हाँ, इन शब्दों का मतलब तू नहीं समझेगा। बैठा रह आराम से। सिकंदरानाथ ने दांत भींचकर शिखा को देखा। शिखा ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को देखा। तत्पश्चात निगाहें पुनः काफ़ी दूर नजर आ रहे खूंखार इंसानी जानवरों पर टिकाते हुए कहा। कविता का कहना बिल्कुल ठीक है। कच्चे अंदाज में खुराना की तरफ हाथ उठाना बेवकूफ़ी है। अगर हमारे पास 2 गनें भी होती तो शायद हम टकराने की सोचते। इन हालात में सिर्फ देखो और मौके की प्रतीक्षा करो। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है अब मौका हमें मिलेगा नहीं। क्या मतलब? सिकंदरानाथ गुर्राया। मतलब कि सोना लेकर खुराना डाबर बागले के पास जाएगा या फिर अपने किसी भी ठिकाने पर। दोनों ही स्थिति में हम सोना हासिल नहीं कर सकेंगे। ना तो डाबर बागले से टकरा सकते हैं, और अगर खुराना सोने को अपने कब्जे में रखता है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुराना के कमांडो गनों सहित सोने पर छाए रहेंगे। शिखा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब है कि अब सोना हमें नहीं मिल पाएगा? सिकंदरानाथ ने दांत भींचे। कह नहीं सकती, देखते हैं कि क्या होता है। मैं हर हाल में सोना लेकर रहूँगा। सिकंदरानाथ की आवाज़ में वहशी मन के भाव थे। जा ले ले। क्या मतलब? सिकंदरानाथ ने कविता को देखा। तूने सोना हर हाल में लेना है ना? कविता ने कड़वे स्वर में कहा। जा ले ले। वह देख, सामने हरे रंग की मेटाडोर खड़ी है, उसमें 70 करोड़ का सोना है। अगर तू करीब पहुंचकर वैन को छू भी गया तो समझ लेना तूने कमाल कर दिया, बहुत बड़ा कमाल कर दिया। सिकंदरानाथ दांत पीसकर रह गया। अगर सोने से भरी वैन खुराना ले जाता है तो हमें सावधानी से खुराना का पीछा करना होगा, यह देखने के लिए कि उसके इरादे क्या हैं, सोने का वह क्या करता है। शिखा मेहता बोली। और फिर जब मेटाडोर वैन पर कब्जा करके खुराना उसे लेकर वहां से चला और कमांडो से भरी दोनों कारें उसके पीछे हो ली तो फासला रखकर शिखा मेहता ने कार उनके पीछे डाल दी। वे यह देखना चाहते थे कि खुराना की मंजिल क्या है। यह तो शिखा की कार है। शिखा मेहता की कार जब वहां से निकली तो शंकर नाग कार को देखते ही कह उठा। पल भर के लिए चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ चुकी थी। रफ्तार के साथ उसकी निगाह भी कार के भीतरी हिस्से को भेदती चली गई थी।
होठ एकाएक भिज गए थे। कार की पिछली सीट पर कविता देसाई मौजूद थी। देवराज चौहान बोला। शंकर नाग और जैन चौंके। कविता देसाई? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद कार को शिखा चला रही थी। एक झलक मिली थी मुझे, शंकर नाग ने जल्दी से कहा। और उसके बगल में भी कोई बैठा था, अंधेरे में उसे देख नहीं पाया। जयन ने होठ भींचकर सिर हिलाया। इसका मतलब कि शिखा और कविता में समझौता हो चुका है, जयन ने कहा। हाँ, देवराज चौहान बोला। खुराना के मुताबिक पहले वे हम लोगों के पीछे थे कि किसी मुनासिब जगह पर हमसे सोना छीन सकें, और अब वे खुराना के पीछे हैं, इसी इरादे के साथ। 2 पलों के लिए कोई कुछ नहीं बोला। तभी जयन ने कहा, तुमने अपना 20 करोड़ क्यों नहीं निकाला? खुराना ने निकालने ही नहीं दिया। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। बाद में डाबर वागले 20 वापस देंगे? 20 को तो भूल जाओ, मुझे नहीं लगता कि जगमोहन को भी वे आसानी से छोड़ेंगे। कहते हुए देवराज चौहान की आंखें अंगारों की तरह सुलग उठी। सोना उनके हाथ में पहुंच गया तो वे खुद को बादशाह समझेंगे, ताश के 52 पत्तों को अपनी जायदाद समझने लगेंगे, और तब मैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि ताश की गड्डी में जोकर भी होता है, जो बाजी पलट कर रख देता है। देवराज चौहान का खूंखार चेहरा देखकर दोनों एकाएक कुछ न कह सके। डाबर वागले से कब बात करोगे? जैन ने धीमी आवाज में पूछा। दिन निकलने के पश्चात। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी का पुट था, और उन तीनों से कुछ दूर अंधेरे में खुराना के 2 कमांडो मौजूद थे, जिन्हें खुराना उन पर निगाह रखने के लिए छोड़ गया था। मौत की शतरंज की बिसात में हर कोई घात लगाकर अपनी चाल चल रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे। एक छोटे से बंगले के पोर्च में जल रही रोशनी में वह हरे रंग की मेटाडोर वैन चमक रही थी। उसके आसपास खुराना के कमांडो गनों सहित मौजूद थे। उनके नीचे पड़ते कदम मौत की धमक पैदा कर रहे थे। वे किसी भयानक प्रेतों की तरह घूमते महसूस हो रहे थे। तभी बंगले के फाटक पर सड़क की दोनों तरफ से 2 कारें लगभग एक साथ ही पहुंची। फाटक और भीतरी हिस्सा कारों की हेडलाइट में रोशन हो उठा। फाटक पर मौजूद दरबानों ने फौरन फाटक खोला। दोनों कारें भीतर प्रवेश कर गई और वैन के करीब जाकर रुकी। उन कारों में से निकलने वाले डाबर और वागले थे, और यह बंगला खुराना का था। उसी समय खुराना भी बंगले के भीतर से बाहर निकला। आगे बढ़कर खुराना ने डाबर वागले की आवभगत की। तुमने फोन पर कहा कि 70 करोड़ का सोना तुमने वापस हासिल कर लिया है, वागले जल्दी से बोला। डाबर की निगाह वैन पर दौड़ रही थी। जी हाँ, खुराना ने सतर्क भाव में कहा। कहाँ है सोना? इस मेटाडोर में। वागले ने वैन को देखा। इस वैन में? जी हाँ, खुराना ने सिर हिलाया। मोटे तौर पर अभी आप इतना जान लीजिए कि वैन पर देवराज चौहान ने कब्जा जमा लिया था। उसका तो यही कहना था कि वह वैन और सोने को आप लोगों के पास ले जा रहा है। कह नहीं सकता कि वह सच कह रहा था या झूठ। बहरहाल वैन अपने कब्जे में करके मैं यहाँ ले आया और आप लोगों को फ़ोन पर इत्तला दे दी। वागले के होठ सिकुड़ गए। डाबर आगे बढ़ा और वैन के पिछले हिस्से पर लटकते ताले को टटोलने लगा। यह वही वैन है जिसमें सोना लादकर नाइट रेस्टोरेंट से ले जाया गया था? डाबर ने पलटकर पूछा। जी हाँ, खुराना ने तुरंत जवाब दिया। खोलो इसे, वागले बोला। खुराना ने जेब से रिवॉल्वर निकाली। रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा लो खुराना, डाबर बोला। गोली का शोर होगा। खुराना ने बंगले के भीतर से साइलेंसर मंगवाकर रिवॉल्वर पर लगाया और वैन के पीछे वाले दरवाजे पर लटकते ताले का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। ताले की धज्जियां उड़ गई। वह टूटकर दूर जा गिरा। जेब में रिवॉल्वर डालकर खुराना आगे बढ़ा और वैन का दरवाजा खोल दिया, और दरवाजा खोले जाने के बाद वह अपनी जगह से हिल नहीं सका था। कदम जड़ होकर रह गए थे। वह वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। डाबर वागले करीब पहुंचे। उन दोनों ने भी वैन के भीतर देखा। वागले के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए, जबकि आदत के मुताबिक डाबर का चेहरा शांत ही रहा। वैन खाली थी। सोने या सोने के बॉक्स तो दूर, भीतर तिनका भी नहीं था। खुराना, वागले कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, तूने तो अब मजाक करना भी शुरू कर दिया। खुराना बिल्कुल सपाट चेहरा लिए खामोश खड़ा था। डाबर सिगरेट के कश लेता हुआ कमरे में टहल रहा था। कितनी गलत बात है, मजाक भी ऐसा कि हमें नींद से उठकर आना पड़ा। खुराना की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। बोलता क्यों नहीं? जवाब दे। वागले की आवाज़ सख्त हो उठी। सोना इसी वैन में था वागले साहब। खुराना का लहजा स्थिर था। तुझे गलती भी हो सकती है।
मुझे कोई गलती नहीं हुई, सोना इसी वैन में था वागले साहब। वागले की आंखें सिकुड़ गई। इसी वैन में था? जी हाँ। तो फिर तुझे मालूम होगा कि सोना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद हैरान हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि सोना तूने कहीं और रख दिया हो और खाली वैन हमारे सामने पेश कर दी हो। ऐसा है तो मुझे आपके सामने खाली वैन पेश करने की भी क्या ज़रूरत थी? वागले जवाब में फौरन कुछ नहीं कह सका। खुराना शांत मुद्रा में खड़ा रहा। वहाँ पैना सन्नाटा व्याप्त हो गया। डाबर? वागले का स्वर सुनकर डाबर ठिठका और उसे देखने लगा। खुराना कहना है कि इसी वैन में सोना था और अब वैन में सोना नहीं है। डाबर कुछ नहीं बोला। मुझे तो खुराना की बात समझ में नहीं आ रही। तुझे समझ में आ रही है? हाँ, इतना तो समझ में आ रहा है कि खुराना से कहीं चूक हो गई है। डाबर ने गंभीर स्वर में कहा, किसी ने वैन से सोना निकाल लिया और खुराना को इसी खबर नहीं रही। वागला ने खुराना को देखा। क्यों खुराना, ऐसी ही बात है क्या? वैन में से सोना नहीं निकला तो जाहिर है किसी ने पहले ही सोना निकाल लिया है, खुराना बोला। और यह किसने किया है तुझे नहीं पता होगा? वागले ने सिर हिलाया। नहीं। वैन तूने देवराज चौहान से छीनी थी? जी हाँ, उसे साथ ही ले आता। क्या मालूम वह कहाँ है, उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे? खुराना के कुछ कहने से पहले ही डाबर बोला, वह कहीं नहीं जाने वाला जब तक कि जगमोहन हमारे पास है। मेरे 2 कमांडो देवराज चौहान पर निगाह रख रहे हैं, खुराना बोला। वेरी गुड, लेकिन उन्हें तुमने देवराज चौहान की निगरानी पर क्यों लगाया? देवराज चौहान जैसे सशक्त इंसान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब तक यह सारा मामला नहीं निपटता तब तक उसका हमारी निगाहों में रहना जरूरी है, इसलिए उसे नज़र में रखा जा रहा है। देवराज चौहान के बारे में जल्दी ही मेरे कमांडो मुझे खबर करेंगे। वागले ने सिर हिलाया। कोई बड़ी बात नहीं है कि वैन में से सोना देवराज चौहान नहीं निकाला हो। शायद उसे इस बात का अंदेशा हो कि वैन या सोना उससे छीना जा सकता है। खुराना कुछ नहीं बोला। वागले उठ खड़ा हुआ। हम चलते हैं खुराना, तुम इस मामले में फौरन कुछ न कुछ करो। जी, सोना जहाँ भी है मैं जल्दी ही उसे हासिल कर लूँगा। हमें मालूम है तुम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। इस बारे में हमें जल्दी खबर करना। खुराना ने फौरन सिर हिलाया। चेहरा पत्थर की ही तरह सपाट था। चलते समय डाबर खुराना के करीब रुका। खुराना? जी डाबर साहब, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। डाबर का स्वर बेहद शांत था। आवाज़ में ना तो सख्ती थी और ना ही क्रोध था। तुम तो जानते ही हो कि सब कुछ ठीक हो तभी सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। ऐसा न हो तो सामने खड़ा इंसान भी मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे वह खुराना ही क्यों न हो। उसके बाद डाबर वागले वहाँ से बाहर निकल गए। कविता देसाई ने कार का दरवाज़ा खोला और भीतर बैठती हुई बोली, चलो। शिखा और सिकंदरा नाथ ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। यहाँ अब कुछ नहीं बचा, कविता देसाई ने गंभीर स्वर में कहा। चेहरे पर परेशानी के भाव टपक रहे थे। वैन को मेरे सामने खोला गया। मैं दूरी पर अवश्य छिपी देख रही थी, परंतु सब कुछ स्पष्ट था। वैन में कुछ भी नहीं निकला, वह खाली थी। सोने का वहाँ नामो निशान नहीं था। कविता की बात सुनते ही शिखा और सिकंदरा नाथ को हैरानी का झटका लगा। क्या कह रही हो तुम? शिखा का मुंह खुला का खुला रह गया। वही जो सच है, जो मेरी आंखों ने देखा, कविता ने व्याकुलता से कहा। कार यहाँ से आगे बढ़ा। हमारा यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं। उनकी निगाहों में आ गए तो खैर नहीं हमारी। शिखा ने अजीब सी मनोस्थिति में कार आगे बढ़ा दी। कई पलों तक कार में सन्नाटा छाया रहा। इस दौरान सिकंदरा नाथ गुस्से से 10 बार पहलू बदल चुका था। यह कैसे हो सकता है कि सोना वैन में ना हो? शिखा ने वहां छाई खामोशी को तोड़ा। मैंने जो देखा है वही आकर बताया है, कविता ने होंठ भींचकर कहा। तो सोना कहाँ चला गया? सिकंदरा नाथ गुर्राया। शिखा ने दोनों के चेहरे पर निगाह मारी। यह बात तो अब तुम दोनों ही बता सकते हो। दोनों की निगाहें शिखा की तरफ उठी। शिखा का चेहरा सपाट था। हम? हाँ, क्योंकि वैन बराबर तुम दोनों की निगाहों में रही है। तुम दोनों के पास सब कुछ कर गुजरने का मौका था। वैन में से सोना गायब करने का काम तुम दोनों मिलकर भी कर सकते हो, या फिर एक दूसरे की निगाहों से छिपकर अकेले भी यह काम किया जा सकता है। शिखा का लहजा शांत था। सिकंदरा नाथ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, परंतु कविता बोल पड़ी। वैन में से सोना न तो मैंने निकाला है और ना ही सिकंदरा नाथ ने। शिखा ने गर्दन घुमाकर कविता को देखा, फिर सामने देखने लगी। तुम सिकंदरा नाथ की भी गारंटी ले रही हो कविता? हाँ,
क्योंकि वैन हर पल मेरी निगाहों में रही। नाइट रेस्टोरेंट से वैन ले उड़ने के बाद और मंदिर पहुंचने के बाद हर क्षण जैसे वैन मेरे सामने ही रही। ऐसे में अगर कोई सोना निकालता तो मुझे पता चल जाता। क्या मालूम सिकंदरानाथ ने निकाल लिया हो? नहीं, कविता शिखा की बात काटकर दृढ़ स्वर में बोली। कम से कम सिकंदरानाथ ने सोना नहीं निकाला। अगर इसने निकाला होता तो मुझे फौरन पता चल जाना था। फिर तो यह काम तुम ही कर सकती हो। अगर मैंने किया होता तो इस समय तुम लोगों के साथ क्यों होती? सोने के साथ अपने अलग रास्ते पर होती। शिखा कई पलों तक कुछ नहीं बोली, होठ भींचे रहे उसके। अगर तुम्हारी बात को माना जाए तो फिर एक ही बात हो सकती है। क्या जिस वैन को लेकर तुम चलती बनी उसमें सोना रखा ही न गया हो? हाँ, इस बात को माना जा सकता है। मैं अवश्य मानती और खुद भी यही सोचती अगर मैंने वैन को खोलकर न देखा होता। मैंने वैन खोलकर देखी थी, उसमें सोने के बॉक्स मौजूद थे। सिकंदरानाथ ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी वैन में मौजूद बॉक्सों को देखा था। तब मैं अचानक तुम्हारे लिए चाय लेकर वहाँ आ गया था। सिकंदरानाथ ने परेशान स्वर में कहा। तब वे बॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। कविता देसाई ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। सिकंदरनाथ हौले से हंसकर रह गया। सोना तुमने नहीं लिया, सिकंदरनाथ ने नहीं लिया, और वैन हर पल तुम्हारी निगाहों के सामने रही। तुम दोनों ही हर पल वहाँ थे, तो ऐसी स्थिति में वैन से सोने के भारी 12 बॉक्स कौन निकाल कर ले गया? यह बात मानने के लायक नहीं है कविता, शिखा ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। कविता ने खिड़की के बाहर रात के गहरे अंधेरे में देखा। एक बात और भी इन बातों में जमा कर लो। क्या? वैन के दरवाजे पर मोटा मजबूत ताला हरदम लटकता रहा है, जिसकी चाबी मेरे पास रही है, और जब भी देखा गया वैन पर ताला लगा रहा था, कविता ने होंठ भींचकर कहा। शिखा कई पलों तक हैरानी से कविता को देखती रही। कमाल है, ताला लगा रहा, सोना निकालने वाला सोना ले गया, किसी को पता ना चला। उसने ताला खोला और बंद कर दिया। जाहिर है ताले की दूसरी चाबी उसने कहीं से पा ली थी। नहीं, सिकंदरानाथ बोला, उस ताले की एक ही चाबी थी, दूसरी चाबी नहीं थी। वह ताला तुम्हारा था? हाँ, मैंने ही दिया था। तो फिर यह भी हो सकता है कि ताले की दूसरी चाबी तुमने रख ली हो और सबसे यही कहते फिर रहे हो कि इस ताले की एक ही चाबी है, और मौका मिलते ही तुमने वैन में रखा सोना साफ करके पुनः यहाँ पर ताला लगा दिया, ताकि तुम्हारी हरकत का किसी को पता न चले। उस ताले की दूसरी चाबी नहीं है, और ना ही मैंने सोना निकालने जैसा काम किया है। सिकंदरानाथ ने दांत पीसकर कहा तो शिखा खामोश सी हो गई। मेरी हैरानी और असमंजसता तो अभी भी कम नहीं हो रही, कविता कह उठी। कविता? शिखा बेहद गंभीर थी। हाँ, तुम ही कहती हो कि वैन हर पल तुम्हारी आंखों के सामने रही। वैन पर ताला भी लगा रहा, जिसकी एक ही चाबी थी, और चाबी तुम्हारे पास ही रही। कोई वैन तक आया भी नहीं। नहीं, कविता ने सिर हिलाया। इन सब बातों को देखते हुए कोई भी यह नहीं कह सकता कि कोई इंसान सोना ले गया है। अगर बाहरी इंसान सोना ले गया होता तो उसे वैन को ताला लगाने की क्या ज़रूरत थी? और फिर ताला बाद में पुनः लगाया गया जाहिर करता है कि पहले ताले को चाबी लगाकर खोला गया, जबकि ताले की एकमात्र चाबी हर पल तुम्हारे पास ही रही। शिखा का स्वर सख्त हो गया। कविता के चेहरे पर गंभीरता आ गई। ऊपर से तुम्हारा दावा है कि कोई वैन तक नहीं पहुंचा। हाँ, दावा अपनी जगह बरकरार है। कविता की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो फिर वैन से सोना कौन ले गया? इस बात का जवाब कविता देसाई के पास नहीं था। सोना? शिखा ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तुम दोनों में से किसी ने लिया है। नहीं, कविता देसाई गुर्रा उठी। नहीं तो फिर जवाब दो, वैन में मौजूद सोना कहाँ गायब हो गया? मैं खुद नहीं जानती। सिकंदरानाथ ने सोना नहीं निकाला, इस बात को दावे के साथ कह सकती हो कविता? हाँ, सिकंदरानाथ को सोना निकालने जितना वक्त कभी नहीं मिला। मैं हर पल मंदिर में ही मौजूद थी। शिखा ने सिकंदरानाथ को देखा, जिसके होंठ पिचे हुए थे। सिकंदरानाथ, सुना तुमने? कविता तुम्हारी गारंटी ले रही है। हाँ, सुना। अब इसी तरह तुम भी कविता की गारंटी लो कि कविता ने वैन से सोना नहीं निकाला। मैं गारंटी? सिकंदरानाथ के माथे पर बल पड़े। हाँ, लेकिन मैं गारंटी कैसे ले सकता हूँ? क्यों? 2 दिन लगातार मैं अजमेर जाता रहा हूँ। सारा दिन कविता मंदिर में अकेली रही। सोना वहाँ मौजूद था। ऐसी स्थिति में यह कुछ भी कर सकती है। सोना गायब कर सकती है, कहीं और ले जाकर ठिकाने लगाकर वैन वापस लाकर खड़ी कर सकती है। यानी कि कुछ भी करने के लिए
कविता के पास हमेशा पूरा वक्त रहा है। मुझे क्या मालूम मेरे जाने के बाद यह क्या करती थी। तुमने सुना कविता? सुना। जिसकी तुम गारंटी ले रही हो वह तुम्हारी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं। ना हो, मेरा क्या जाता है, मुझे परवाह नहीं। कविता बरबसी मुस्कुराई। इससे तुम ब्लैक लिस्टेड हो जाती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया। सोना मेरे पास नहीं है, कविता ने लापरवाही से कहा। सिकंदरानाथ अपनी जगह पर सही है। दोनों दिन वह अजमेर गया था। उसके जाने के बाद मैं मंदिर में क्या करती थी या वैन में पड़े सोने के साथ क्या करती रही, इसे क्या मालूम। एकाएक शिखा बोली। जाना कहाँ है? कविता ने शिखा को देखा। कई पलों तक कोई कुछ न बोला। मेरे या तुम्हारे यहाँ जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, कविता बोली। जैसे कि सोना अचानक गायब हो गया है, वे लोग मुझे या तुम्हें तलाश करने के लिए भी निकल सकते हैं। शिखा ने गंभीरता से सिर हिलाया। सिकंदरानाथ का मंदिर भी हाथ से गया। वहाँ पर तो 10-15 दिन पुलिस ही जमी रहेगी और उल्टे सीधे ढंग से अपनी तफ्तीश करती रहेगी। कविता पुनः बोली। तुम्हारे पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है? शिखा ने पूछा। जो भी जगह है वहाँ तक मुझे तलाश करने वाला पहुँच सकता है। मेरे पास भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ छिपा जा सके, गुप्त रूप से रहा जा सके। अब एक नई समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई थी। तभी सिकंदरानाथ बोला। मेरे पास ऐसी जगह है जहाँ कुछ देर रहा जा सकता है। कविता और शिखा की निगाह सिकंदरानाथ की तरफ घूमी। कहाँ? अजमेर में या बाहर? अजमेर में। किस जगह पर? किसकी जगह है वह? पुरानी पहचान का पुजारी है, अकेला है। अजमेर में छोटा सा उसका अपना घर है, परंतु अकेला होने के कारण वह मंदिर में ही रहता है। उससे उसके घर की चाबी ली जा सकती है। यही ठीक रहेगा। क्षण भर खामोश रहकर सिकंदरानाथ दांत पीसकर कह उठा। लेकिन सोना कहाँ गया? मैं हर हाल में करोड़ों का सोना। सोने की बात बाद में। इस समय हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। हमें आराम की आवश्यकता है। तुम बताओ, कहाँ चलना है तुम्हारे दोस्त पुजारी के घर की चाबी लेने के लिए? शिखा ने कहा। भोर का उजाला फैलना आरंभ हो गया। पंचम खेड़ा के होठ से पीड़ा भरी कराह निकली। उसका बदन जोरों से कांपा। उसने आंखें खोलने की चेष्टा की, परंतु कामयाब नहीं हो सका। मस्तिष्क में रह रहकर तीव्रता के साथ धमाके हो रहे थे। उसे तुरंत ध्यान आ गया था कि उसे 2 गोलियां लगी थी, एक छाती में, दूसरी पेट में, और वह पहाड़ी के नीचे जा गिरा था। परंतु 6 फुट नीचे ही 4 फुट चौड़े पहाड़ी पत्थर पर उसका शरीर जा गिरा था और नीचे लुढ़कने से बच गया था। उसके बाद उसका मस्तिष्क सुन्न होता चला गया था। जिस्म में धसी गोलियों ने उसकी सारी शक्ति छीन ली थी। फिर क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता, और अब फिर उसका मस्तिष्क सक्रिय हो उठा था। धीरे धीरे उसकी शक्ति इकट्ठी हुई। कुछ क्षणों के पश्चात उसने कांपती पलकें आंखों से हटाई। फौरन ही खेड़ा ने पहचाना कि वह अपनी जगह पर है, अपने ही बंगले के बेडरूम में, अपने ही बेड पर। सब कुछ उसे पहले जैसा लगने लगा। असमंजस और हैरानी ने उसे आ घेरा। तभी बेड के समीप अर्जुन नाथ, 2 डॉक्टर और एक नर्स को देखा। सबकी निगाहें उस पर थी। उनमें से एक डॉक्टर तो खेड़ा का खास था। अर्जुन नाथ के होठों पर मुस्कान उभरी। खेड़ा ने आंखें बंद कर ली। अब यह खतरे से बाहर है, एक डॉक्टर बोला। गोलियां निकाली जा चुकी हैं, सुबह बैंडेज करनी है और दवा देनी है। यह काम सिस्टर कर लेगी, जो हर समय खेड़ा साहब के पास रहेगी, दूसरा डॉक्टर बोला। तभी खेड़ा ने आंखें खोली और उसके होठ हिले। 1 मिनट खेड़ा साहब, जरा डॉक्टर अपना काम खत्म कर ले। अर्जुन नाथ की बात का मतलब समझकर खेड़ा फिर कुछ नहीं बोला। डॉक्टरों ने सिस्टर को दवा वगैरह के बारे में समझाया और बाहर निकल गए। अर्जुन नाथ ने कुछ देर के लिए सिस्टर को भी बाहर भेज दिया। अब खेड़ा और अर्जुन नाथ वहां अकेले थे। कितना वक्त हुआ है? खेड़ा के कमजोर स्वर में पीड़ा थी। सुबह के 7 बजे हैं। खेड़ा अजीब सी निगाहों से अर्जुन नाथ को देखता रह गया। 7? जी हाँ, बीती रात ही मुझे ही गोलियां लगी थी। जी हाँ, अब से 5.5-6 घंटे पहले, लेकिन अब वह गोलियां जिस्म से बाहर है। मैं यहाँ कैसे आया? आपको मैं लाया खेड़ा साहब। अर्जुन नाथ ने गहरी सांस ली। मुझसे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा, तुम खुद ही सारी बातें बता दो। क्षण भर खामोश रहकर अर्जुन नाथ बोला। मेरे आदमी शिखा की तलाश में थे, वह तो मिली नहीं, परंतु आधी रात को मुझे खबर मिली कि पुष्कर रोड पर गोला बारूद के धमाके हुए हैं। आप भी मजूमदार के साथ उस तरफ गए थे। मुझे लगा कि कहीं आपको मेरी ज़रूरत ना हो। कुछ आदमियों के साथ
मैं पुष्कर रोड की तरफ रवाना हो गया। सड़क पर मैंने आपकी कार खड़ी देखी। वहाँ पर एक ही मंदिर नजर आ रहा था। मैं अपने साथियों के साथ उस मंदिर में पहुंचा, परंतु वहाँ पर सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं था। कुछ लाशें अवश्य मौजूद थी वहाँ, लेकिन आप मुझे कहीं भी नजर ना आए, जबकि पुष्कर रोड पर खड़ी आपकी कार बता रही थी कि आप वहीं पर हैं। फिर ढूंढने पर आप बुरे हाल में मिले तो फौरन यहाँ लाकर डॉक्टर का इंतजाम किया। मुझे आशा नहीं थी कि आप बच जाएंगे, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक ठाक है। खेड़ा ने 2 पल के लिए आंखें बंद की और फिर खोल ली। सिगरेट देना? अर्जुन नाथ ने सिगरेट सुलगाकर खेड़ा को थमाई। खेड़ा धीमी धीमी कश देने लगा, लेकिन छाती पर बने गोली के जख्म ने इजाज़त नहीं दी कि वह सिगरेट पी सके। उसने अर्जुन नाथ को सिगरेट वापस कर दी। मेरी कार? खेड़ा का दिमाग अब सामान्य स्थिति में आता जा रहा था। उसे हम ले आए हैं। मजूमदार वहाँ पर नजर नहीं आया? वह मर चुका है। उसकी लाश देखी थी, खोपड़ी उड़ी हुई थी उसकी। खेड़ा ने आंखें बंद कर ली। और वैन? कौन सी वैन? मंदिर के पिछवाड़े पेड़ों के झुरमुट में वैन थी, मैटाडोर। वहाँ कोई वैन नहीं थी, मजूमदार की लाश पड़ी थी, अर्जुन नाथ ने बताया। खेड़ा की आंखों में सख्ती उभरी। पठानिया और दौलत राम भी नहीं बच सके? क्या मतलब? वे वहाँ थे? हाँ, उनकी लाश मैंने देखी थी, लोथड़े लोथड़े हुई पड़ी थी। कठिनता से उनकी शिनाख्त कर पाया। मेरे ख्याल में उनके बीच ग्रेनेड फट गया था। वहीं पड़े एयरबैग में कई ग्रेनेड भी मौजूद थे। अर्जुन नाथ का स्वर भारी था। खेड़ा ने आंखें खोली। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।